जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज का देखिए हमारा नया वीडियो है। साइंस का ये प्रैक्टिस सेट है एएलपी के लिए, ठीक है। जो एएलपी का पेपर होने वाला है जुलाई या अगस्त के बीच में होगा, तो उसका जो प्रैक्टिस सेट है ये साइंस का, तो आज हम लोग साइंस के प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। तो देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। ये वीडियो एएलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए और जो BS RPF SI का जो फार्म आया है, RPF SI कांस्टेबल, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है N2 और H2O, N2O और H2O, NH3 और NO या NH3 और NO2। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, N2O और H2O, ठीक है। क्या हो जाएगा? N2O और H2O। देखिए NH4 NO3 गिव्स NO2 + 2 H2O, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट हो गया NH4 NO3, ये कौन कौन से दो भाग में टूटेगा? NO2 और H2O में। पोटेशियम नाइट्रेट के NO3 को सोरा कहते हैं, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है उसको क्या कहते हैं? सोरा कहते हैं। उसका फार्मूला KNO3 होता है। अमोनियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला क्या होता है? NH4 का ट्वाइस इंटू CO3। अमोनियम कार्बोनेट को स्मेल्टिंग साल्ट कहते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन, ये हमारा केमिस्ट्री का है। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है? जुगनू, चांद, जलती हुई मोमबत्ती या जगमगाता बल्ब। तो देखिए गैर चमकदार मतलब कि अदीप्त वस्तु जिसे बोलते हैं, यानी कि जो दूसरे के प्रकाश से चमकता है। तो जुगनू के पास तो खुद का ही प्रकाश होता है। जलती हुई मोमबत्ती भी खुद से ही जलती है तो प्रकाश देती है। जगमगाता बल्ब, और बल्ब को जब जलाते हैं तो भी खुद से ही प्रकाश उत्पन्न करता है। और चांद जो होता है खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, यानी कि जो चांद होता है वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ठीक है। देखिए चांद सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चांद से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.2 वाट सेकेंड का समय लगता है, यानी कि 1 मिनट 28 सेकेंड का समय लगता है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट और 22 सेकेंड लगता है, ठीक है। देखिए जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है या जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे प्रदीप्त या दैदीप्यमान वस्तु कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, चमकता बल्ब, सूर्य, जलती मोमबत्ती आदि। जिस वस्तु के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है वह दूसरों के प्रकाश से चमकता है, उसे अदीप्त या गैर दैदीप्यमान वस्तु कहते हैं, ठीक है, यानी कि गैर चमकदार वस्तु कहते हैं। तो इसका उदाहरण है चंद्रमा, पेंसिल, कुर्सियाँ, लकड़ी, ये सब क्या अदीप्त वस्तु है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, चांद, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो कि हमारा सवाल है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम या हीलियम। देखिए नाइट्रोजन का क्या है? परमाणु क्रमांक 7 है और भार कितना होता है? 14.006। और हाइड्रोजन का देखिए परमाणु क्रमांक 1 होता है, द्रव्यमान 1.008। लिथियम का 3 परमाणु क्रमांक और परमाणु भार होता है 6.940। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, परमाणु भार या द्रव्यमान 4.003 होता है। तो सबसे कम पूछा तो किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है, 1.008 होता है, ठीक है। देखिए बेरिलियम का क्या होता है? बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4 और परमाणु भार या द्रव्यमान 9.013। बोरान का 5 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान 10.82 होता है। कार्बन C से प्रतीक हो गया और इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। परमाणु भार होता है हमारा 12.011, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन, सही हो जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है? ये हमारे फिजिक्स का क्वेश्चन है। विद्युत आवेश की इकाई क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है। और वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। एम्पियर किसका होता है? देखिए एम्पियर धारा का होता है। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। देखिए कुछ लिखे हैं, विद्युत विभव वोल्ट, विद्युत धारा एम्पियर, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, समतल कोण का मात्रक रेडियन और ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, चुंबकीय तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है और चुंबकीय प्रेरण का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कूलाम। अगला देखिए जो क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो आंसर हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। वाहन की जो हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या है कि गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे की दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। जो बाइक या जो भी चालक हैं जो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के जो बगल में
जो शीशा छोटा सा जो शीशा लगा होता है उसमें कौन सा लेंस लगा, दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। और उसकी हेडलाइट में क्या लगा होता है, अवतल दर्पण। सोडियम परावर्तक लैंप उत्तल लेंस के होते हैं। सोडियम परावर्तक लैंप उत्तल लेंस के होते हैं। अवतल दर्पण का देखिए उपयोग क्या क्या है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। हजामत बनाने वाले दर्पण में, यानी कि जहाँ पे दाढ़ी बाल बनवाने जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे जो शीशा लगा होता है, दर्पण लगा होता है, वह अवतल दर्पण होता है। दांत विशेषज्ञ, आँख कान एवं नाक विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। टार्च सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। वाहनों के अग्रदीपों में, परावर्तक दूरबीन में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, यही गलत हो गया। ठोस पदार्थों का आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, ये भी सही है। ठोस पदार्थ लगभग असंपीडनीय होते हैं। ठीक है, ये भी सही है। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा, क्या कि आकार अनिश्चित होता है, ये गलत होता है। तो गलत ऑप्शन बताना था, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठोस का आकार व आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है, परंतु उसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। गैस का आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। गुरुत्वाकर्षण बल गुणे चंद्रमा की कक्षा की परिधि, या शून्य, या तीसरा केंद्र विमुख बल गुणे चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल गुणे चंद्रमा की कक्षा का व्यास। तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, देखिए कार्य बराबर होता है हमारा W बराबर F इंटू यस, यानी कि बल गुणे विस्थापन। तो देखिए क्या है, चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य बताना था। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में, मान लीजिए ये पृथ्वी है, क्या है, ये पृथ्वी है, और यहाँ चंद्रमा इसका पूरा चक्कर लगा रही है। इस तरह से एक पूरा चक्कर लगाया, यानी कि जहाँ से शुरू की, जहाँ से चंद्रमा घूमना प्रारंभ की, फिर वहीं पर आके यहाँ पे रुक गई, तो एक पूरा चक्कर हो गया। तो जब पूरा चक्कर जहाँ से शुरू हुई वहीं पर पहुँच गई, तो विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। तो देखिए W बराबर F इंटू डी, यानी कि यस विस्थापन क्या हमारा 0, तो F इंटू 0, तो क्या हो जाएगा, कार्य हमारा 0 हो जाएगा। देखिए अगला जो सवाल है, 0.1 kg वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति में से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। और जी का मान हमको दिया है कि जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या है, हमको दिया क्या है, 0.1 kg वजन यानी कि यम मास, यानी कि यम बराबर हमारा क्या है, 0.1 kg, और 2 मीटर की दूरी, यानी कि डी का मान दिया 2 मीटर। तो बताना क्या है कि गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होता है। तो कार्य बराबर F इंटू डी होता है। तो डी का मान हमको 2 दिया है, लेकिन F का मान हमको नहीं पता है। तो सबसे पहले F का मान निकालेंगे, तो F बराबर होता है M इंटू जी। ठीक है, M इंटू जी होता है। तो M का मान कितना है, 0.1 kg, 0.1 गुणे जी का मान है 9.8। तो हल करेंगे तो F बराबर हो जाएगा 0.9 ठीक है, तो F का मान हो गया। तो कार्य बराबर F इंटू डी, F का मान कितना है, 0.9 इंटू डी का मान है 2 मीटर। तो W से गुणा कर देंगे, W बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 9 18 हासिल 1 19, 1 2 अंक 10 तो 2 अंक 10 लग गया। और कार्य का मात्रक जूल होता है। तो आंसर इसका हमारा आ जाएगा कौन सा, 1.96 जूल। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 हमारा पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए जो हमारा अगला सवाल है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है। वेग और समय, स्थान और समय, स्थान और वेग, या वेग और त्वरण। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्थान और समय को। ठीक है, देखिए गति के समीकरण गैलीलियो ने दिया था। कौन कौन से समीकरण, पहला है P बराबर U प्लस AT, ये किसको बताता है, वेग और समय के संबंध को बताता है। यानी कि वेग और समय के संबंध को समीकरण, गति का समीकरण पहला बताएगा। और H बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यह स्थिति समय संबंध को बताता है, यानी कि स्थिति और समय के संबंध को बताता है। स्थिति यानी कि स्थान और समय के संबंध को बताता है कौन सा, दूसरा समीकरण। और हमसे ये पूछा भी था, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है, तो स्थान और समय को। और तीसरा समीकरण V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, ये क्या है, वेग और स्थिति के संबंध को बताता है। लास्ट है यन बराबर U प्लस A/2 कोष्टक में 2n-1 जन्म सेकंड में तय की गई दूरी को बताता है। देखिए अगला जो सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है। कौन, बोरान। ठीक, आर्सेनिक, बिस्मथ और जर्मेनियम, ये दोनों की तरह कार्य करते हैं, यानी कि हमारे क्या है, उपधातु है। जो तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करता है उसे उपधातु कहते हैं। उपधातु की संख्या 7 होती है। पहला बोरान, सिलिकॉन, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम, जर्मेनियम और आर्सेनिक।
ठीक है। ये हमारे साथ क्या है, उपधातु है। और इसमें बोरान की यौगिक का प्रयोग, यानी कि जो पहला ऑप्शन दिया बोरान, उसके बारे में बताया है कि बोरान की जो यौगिक का प्रयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में बोरान के यौगिक का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम यह अर्धचालक का गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम एक अर्धचालक होते हैं। जर्मेनियम का प्रयोग ट्रांजिस्टर, सोलर सेल आदि बनाने में किया जाता है। देखिए अगला सवाल है, कूलाम का नियम क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए, 4 ऑप्शन है। इसमें देखिए कूलाम का नियम क्या है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल 1/r², F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r² और प्रोपोर्शनल हटेगा तो K, F बराबर K Q1 Q2/r² हो जाएगा। जहाँ K बराबर होता है 1/4πε0 और 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ होता है। ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। तो इसमें देखिए हमारा कूलाम का नियम हो गया पूरा। अब इसमें ऑप्शन देखिए क्या है, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिमाण या परिणाम, ये परिणाम दो आवेशों की मात्रा के क्या है, अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए जो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने की पानी को दूधिया बना देती है। तो देखिए क्या है, CaOH का ट्वाइस लाइम वाटर, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बुझा हुआ चूना होता है। CaOH का ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3, दूधिया बनता है। दूधिया फार्मूला CaCO3 + H2O। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला था कि चूने की पानी को दूधिया बना देता है कौन सी गैस, यानी कि CaOH का ट्वाइस में जब CO2 मिला देंगे, ठीक है, CO2 जब मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दूधिया बना देगा। CaOH का ट्वाइस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ठीक है, अगला जो सवाल है, निम्नलिखित ट्रायड में से कौन सा एक डोबेरेनर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है। LiCl, यानी कि लिथियम कैल्शियम क्लोरीन, लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो ये हमको बताना है। तो इसमें देखिए क्या होता है, डोबेनियर का त्रिक नियम जो होता है, डोबेनियर के अनुसार प्रत्येक त्रिक में बीच वाले तत्व का परमाणु भार, यानी कि जिसे इस तरह दिया है तो बीच वाले का जो परमाणु भार होगा शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के लगभग बराबर होता है। यानी कि जो ये होगा बीच वाले का जो परमाणु भार होगा इन दोनों के परमाणु भार का औसत के लगभग बराबर होगा। तो देखिए हमारे इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा पहला, यानी कि लिथियम का देखिए परमाणु भार 6 होता है, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, सोडियम का 23 होता है और पोटेशियम का 39 होता है। तो बीच वाले का जो परमाणु भार होगा, यानी कि सोडियम का परमाणु भार बाकी दोनों के औसत के बराबर होगा। तो लिथियम प्लस पोटेशियम बटे 2, तो लिथियम का क्या है, लिथियम का परमाणु भार 6 और पोटेशियम का 39/2, 6 + 39 कितना होता है, 45/2 बराबर क्या है, 22.5। बोला कि लगभग बराबर होता है। तो सोडियम का परमाणु क्रम भार कितना होता है, वो भी लगभग 22.9 करके कुछ होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यह लगभग 23 के बराबर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला जो सवाल है, खाली स्थान है, उसके बाद लिखा है मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। शीर्ष ग्रंथि, आदिविक ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या यकृत। तो देखिए शीर्ष ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि ये हमारे क्या अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि है और आदिविक ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि, जबकि यकृत हमारा बहिस्रावी ग्रंथि, यानी कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। और यकृत जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन से हैं, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, आदिविक या एडिनल ग्रंथि, पीनियल बॉडी और पैराथायराइड ग्रंथि, ये क्या है, हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं। अगला सवाल है, पौधे में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप संग्रहित किया जाता है। तो वसा मुक्त अम्ल, अमीनो अम्ल, स्टार्च या वसा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी स्टार्च इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए स्टार्च जो होता है वह पॉलीसैकेराइड है, यह मुख्यतः पौधों में पाया जाता है। पॉलीसैकेराइड जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। स्टार्च आवश्यक पड़ने पर जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाता है। यह ऊर्जा उत्पादन के लिए संग्रहित ईंधन का कार्य करता है। ठीक है, मंड, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन आदि क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड के उदाहरण हैं।
देखिए जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील, कम गलनांक और क्वथनांक, ठोस और मजबूत, उच्च गलनांक और क्वथनांक। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि कौन आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? तो कम गलनांक और क्वथनांक यह गुण इसका नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन 20 सही होगा। ठीक है, आयनिक यौगिक के गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं? अधिक होते हैं। ठीक है, यानी कि उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक ये सही होगा। ठोस और मजबूत होते ये भी सही है। पानी में घुलनशील होते हैं, पेट्रोल में अघुलनशील होते ये भी सही है। तो कौन गुण नहीं है? ये गुण नहीं है। कम गलनांक और क्वथनांक ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा क्या साइंस का प्रैक्टिस सेट। और एएलपी टेक्नीशियन इन सभी एग्जाम में, रेलवे के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यह वीडियो देखिए एएलपी टेक्नीशियन और रेलवे का जितने भी एग्जाम होने वाला है उन सभी के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर करें। थैंक यू।